बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाक्सन सीरीज ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 11 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 11 द रुक्स। द रुक्स हमारे पास एक बर्ड है जो कि क्रो फैमिली से बिलोंग करता है। इनकी फैमिली को कोविडाई फैमिली कहा जाता है और इसमें और भी बहुत सारे परिंदे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इस परिंदे की पिक्चर दी गई है जिसको कहा जाता है द रुक्स। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने यूनिट नंबर 11 में दिए गए पोएम को रीड किया था। इस पोएम के पोइट का नाम है जॉन यूफीमिया ब्राउन। इस पोएम में हमें जॉन यूफीमिया ब्राउन ने द रुक्स की जिंदगी और उनके घोंसले बनाने के अमल को दिखाया था। उन्होंने बताया कि हर बहार में कौवे दरख्तों पर घोंसले बनाते हैं और वो दिन के आगाज से लेकर रात तक मुसलसल काम करते हैं। वो तिनके, काई और दीगर मवाद इकट्ठे करते हैं ताकि अपने घोंसलों को बड़े और गोल बना सके। बारिश के मौसम में कौवे बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, जबकि जॉन यूफीमिया ब्राउन ने एंड में हमें ये नसीहत की कि अच्छे बच्चे हमेशा बारी बारी बात करते हैं लेकिन कौवे सब इकट्ठे ही बात करते हैं। इसके अलावा हमने इस पोएम में राइमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा था कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं और फिर हमने इस पोएम में दिए गए राइमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 11 के ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन से। ओरल कम्युनिकेशन, जुबानी बातचीत या जुबानी गुफ्तगू। फोनिक्स प्रैक्टिस यानी आवाजों की मशक। फोनिक्स प्रैक्टिस में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वीक फॉर्म्स ऑफ डू एंड हैव। इनको कॉन्ट्रैक्शंस भी कहा जाता है। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि ये क्या होते हैं। Short forms of words are made by omitting some letters and adding an apostrophe. Short form of words यानी अल्फाज की मुख्तसर सूरत are made ये बनाई जाती है by omitting यानी छोड़ना, some letters कुछ हुरूफ, and adding और जमा करना an apostrophe। ये apostrophe का साइन है। यहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में पढ़ा कि शॉर्ट फॉर्म्स क्या है जिनमें हम कुछ लेटर्स को ओमिट कर देते हैं और अपॉस्ट्रोफी को ऐड कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। इनको कॉन्ट्रैक्शंस भी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शंस आर प्रोनाउंस्ड एज वीक फॉर्म्स इन स्पोकन इंग्लिश। अब कॉन्ट्रैक्शन जो है ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश में, यानी जब हम इंग्लिश जुबान को बोलते हैं तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। Weak forms are syllable sounds that become unstressed in speech. Weak forms जो हैं ये syllable sounds हैं जो कि unstressed यानी इन पर जोर नहीं दिया जाता, speech यानी बात करते वक्त। तो यहाँ पर हमने contractions के बारे में पढ़ा जिनको weak forms भी कहते हैं। इनको कैसे बनाया जाता है, जब इनमें हम कुछ लेटर्स को ओमिट कर देते हैं और अपॉस्ट्रोफी ऐड कर देते हैं तो इससे हमारे पास वीक फॉर्म्स बनती हैं या शॉर्ट फॉर्म्स बनती हैं जिनको कॉन्ट्रैक्शंस भी कहा जाता है और इनका इस्तेमाल हम स्पोकन इंग्लिश में करते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है वीक फॉर्म्स ऑफ डू एंड हैव, यानी यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली अब डू एंड हैव की वीक फॉर्म्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। रीड एंड सी द वीक फॉर्म्स ऑफ डू एंड हैव। नीचे आपके पास डू एंड हैव की वीक फॉर्म्स हैं, इनको रीड करते हैं। We have, अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास have की वीक फॉर्म है जिसके साथ प्रोनाउन लगाया गया है we। इसको हम वीक फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, weave। अब इसमें we को कंप्लीट लिखा गया है और अपॉस्ट्रोफी लगा दी गई है। इसके बाद have का h और e ओमिट कर दिया गया है और v और e को इसी के साथ मिलाकर लिख दिया है। We have, we've। I have, I've। They have, they've। You have, you've। Did not, didn't। Does not, doesn't। Do not, don't। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट 3 हैं हमारे पास ये do की वीक फॉर्म्स हैं और 1 2 3 4 हमारे पास जो है ये
हैव की वीक फॉर्म्स हैं। इनको दोबारा से रीड करते हैं। वी हैव, वीव, आई हैव, आईव, दे हैव, देव, you have, you've, did not, didn't, does not, doesn't, do not, don't। नीचे हमारे पास एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। Make sentences of your own using the following weak forms of do and have in your notebook। अब नीचे आप देख सकते हैं हमें do and have की weak forms दी गई हैं। इनसे हमें sentences बनाने हैं और अपने नोटबुक में इनको लिखना है। मैं आपको sentences यहीं बुक के ऊपर बना देती हूँ, आप इसको कॉपी करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे डिडंट का, जो कि वीक फॉर्म है डिड नॉट का। दे डिडंट गो टू द पार्क, कि वो पार्क नहीं गए। अब इस डिडंट की जगह पे मैं डिड नॉट भी लगा सकती थी, लेकिन यहाँ पर मैंने इसकी वीक फॉर्म यूज की है। दे डिडंट गो टू द पार्क। इसके अलावा आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे आई डिडंट ईट माई लंच टुडे और शी डिडंट प्ले विद हर टॉयज वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास वीव, जो कि वीक फॉर्म है वी हैव की। We've made cookies together, कि हमने इकट्ठे कुकीज बनाई हैं। अब इस वीव की जगह मैं वी हैव भी लिख सकती थी, लेकिन यहाँ पर मैंने इसकी वीक फॉर्म को यूज किया है। इससे हम मजीद सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, जैसे वीव ऑलरेडी फिनिश्ड आवर होमवर्क, वी हैव गॉन टू द जू मेनी टाइम्स वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास आईव, जो कि वीक फॉर्म है आई हैव की। आई हैव डन माई वर्क, कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने आई हैव को यूज़ किया है, इसकी जगह पर मैं आई हैव को भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर मैंने इसकी वीक फॉर्म को लिखा है। आई हैव से हम मजीद सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, जैसे आई हैव पैक्ड माई स्कूल बैग, आई हैव लर्नड अ न्यू गेम, I have finished reading the book वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है हमारे पास you, जो कि वीक फॉर्म है you have की। You have done a great job, कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। इससे हम मजीद सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, जैसे you have bought a nice gift, you have helped me clean the room वगैरह वगैरह। लास्ट है हमारे पास डोंट, जो कि वीक फॉर्म है डू नॉट की। डोंट रन टू फास्ट, कि ज्यादा तेज ना भागें। अब यहाँ पर मैं डू नॉट को भी यूज कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर मैंने इसकी वीक फॉर्म को यूज किया है। मजीद सेंटेंसेस हम इससे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक स्पेनिश और डोंट फॉरगेट टू ब्रश योर टीथ। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। इसके साथ ही हमारा वीक फॉर्म्स ऑफ डू एंड हैव का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस, सुनने और बोलने की मश्क। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए हुए डायलॉग को पढ़िए और इसकी मश्क कीजिए। डायलॉग कहते हैं मुकालमे को। मुकालमा या डायलॉग कहते हैं दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। फर्स्ट पार्टी है हमारे पास आमना। आमना, निदा, आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर माई रॉन्ग बिहेवियर, कि निदा मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है अपने गलत बर्ताव के लिए या बुरा सलूक। निदा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। बिकॉज, क्योंकि। नाउ, अब। वी कैन शेयर अवर थिंग्स, कि अब हम अपनी चीज़ों को बांट सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डायलॉग पढ़ा आमना और निदा के दरमियान, कि आमना ने निदा से अपने गलत बर्ताव, अपने रॉन्ग बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी, तो निदा ने उनको माफ़ किया और उनसे कहा कि अब हम अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। आमना,
यस वी कैन, जी हाँ हम कर सकते हैं। इट इज़ गुड टू शेयर आवर थिंग्स विद अदर्स, कि ये अच्छी बात है कि हम अपनी चीज़ें दूसरों के साथ बांटें। अदर्स दूसरे। निदा थैंक्स, शुक्रिया। लुक देखिए, आई एम मेकिंग अ ड्राइंग, मैं एक ड्राइंग बना रही हूँ। तो यहाँ तक हमने डायलॉग को रीड किया, लेकिन डायलॉग हमारा ख़त्म नहीं हुआ, तो हम पहले डायलॉग को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम टीचिंग पॉइंट को रीड करेंगे। आमना, वाओ इट इज़ ब्यूटिफुल, ये बहुत खूबसूरत है। डू यू नीड माई कलर पेंसिल्स, क्या आपको मेरे कलर पेंसिल्स की ज़रूरत है। निदा, यस जी हाँ, आई नीड ग्रीन एंड ब्लू पेंसिल्स, जी हाँ मुझे ग्रीन और ब्लू पेंसिल्स की ज़रूरत है। आमना, श्योर यकीनन। यू कैन टेक देम फ्रॉम माई बैग, आप इनको मेरे बैग से ले सकती हैं। निदा, थैंक यू, शुक्रिया। आमना, यू आर वेलकम, खुशामदीद। वापस चलते हैं पेज नंबर 91 पर और टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। टीचिंग पॉइंट, रोल प्ले, हेल्प स्टूडेंट्स प्रैक्टिस द डायलॉग इन पेयर्स इन क्लासरूम, कि बच्चों से कहें कि इस डायलॉग को पेयर्स में क्लासरूम में इसकी प्रैक्टिस करें। टेल स्टूडेंट्स हाउ टू एक्सप्रेस नीड्स, कि बच्चों को बताएं कि वो अपनी ज़रूरियात का इजहार कैसे कर सकते हैं। एक्सप्रेस यानी इजहार, नीड्स यानी ज़रूरत। फीलिंग्स अपने एहसास का, एंड ओपिनियंस और अपनी राय का। इन सिंपल सेंटेंसेस, सादा जुमलों में। आस्क देम टू यूज़ दीज एक्सप्रेशंस इन डिफरेंट सिचुएशंस, और बच्चों से कहिए कि इन इजहारात का इस्तेमाल मुख्तलिफ हालात में करें। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग एंड हेल्पिंग फ्रेंड्स विद स्टूडेंट्स, और बच्चों से इस बात पर बहस करें कि दूसरों के साथ अपनी चीज़ें बांटना और दूसरों की मदद करना, इसकी क्या अहमियत है। इस डायलॉग में हमने 3 बातें सीखी हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने देखा कि उन्होंने अपने गलत बर्ताव की माफ़ी मांगी है, यानी सॉरी कहना, किसी से माफ़ी मांगना, अपॉलजी। यानी यहाँ पर उन्होंने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फीलिंग का वर्ड यूज़ भी किया गया है। इसके बाद हमने पढ़ा कि हम अपनी ओपिनियन कैसे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आमना ने अपनी ओपिनियन दी है, अपनी राय दी है, दैट इट इज़ गुड टू शेयर आवर थिंग्स विद अदर्स, कि ये अच्छी बात है कि हम दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को बांटें। इसी तरह नेक्स्ट पेज पर हमने रीड किया कि यहाँ पर आमना ने निदा से पूछा कि क्या उनको कलर पेंसिल्स की ज़रूरत होगी, यानी यहाँ पर नीड, ज़रूरत को दिखाया गया है कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम अगले बंदे से उसको कैसे मांग सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये डायलॉग एंड होता है। इसके साथ ही हमारा ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन भी एंड होता है। अब हम नेक्स्ट पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कंप्रहेंशन टाइम। आंसर दीज क्वेश्चंस, के दिए हुए सवालात के जवाब दीजिए। पहले इन क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, क्या आपका क्या ख्याल है कि ये नज़म किस बारे में है। ये किस पोएम की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है पोएम द रुक्स की। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व करने से पहले आप एक दफ़ा इस पोएम को दोबारा से रीड कर लें, या आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इस पोएम को डिटेल से पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द रुक्स डूइंग, कि उस पोएम में, उस नज़म में रुक्स क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम, कि नज़म में से राइमिंग वर्ड्स यानी हम काफिया अल्फाज को देखिए और फिर उनको लिखिए। राइमिंग वर्ड्स के बारे में हम ऑलरेडी पोएम में रीड कर चुके हैं, उसको रिवाइज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द थीम ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स, कि नज़म का मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में बयान कीजिए। थीम यानी मरकज़ी ख्याल। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेसन डज द पोइट गिव अस, कि शायर ने हमें क्या सबक दिया है या उन्होंने हमें क्या नसीहत की है। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 11, द रुक्स। आंसर दीज क्वेश्चंस, के दिए हुए सवालात के जवाब लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट,
कि आपका क्या ख्याल है कि ये नज़म किस बारे में है? द पोएम इज़ अबाउट बर्ड्स बिल्डिंग देयर नेस्ट्स, कि ये नज़म है परिंदों के बारे में जो कि अपने घोंसले बना रहे हैं। बिल्डिंग बनाना, नेस्ट्स घोंसले। एंड हाउ दे वर्क हार्ड, और ये बताया गया है कि कैसे वो सख्त मेहनत करते हैं। टू मेक देम बिग एंड स्ट्रॉन्ग, ताकि वो अपने घोंसलों को बड़े और मजबूत बना सके। कि ये नज़म परिंदों की अपने घोंसले बनाने के बारे में है और ये कि किस तरह वो मेहनत करते हैं ताकि इन घोंसलों को बड़े और मजबूत बना सके। द पोएम इज अबाउट बर्ड्स बिल्डिंग देयर नेस्ट्स एंड हाउ दे वर्क हार्ड टू मेक देम बिग एंड स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द रुक्स डूइंग, कि रुक्स इस पोएम में क्या कर रहे हैं? द रुक्स वर बिल्डिंग देयर नेस्ट्स ऑन द ट्रीज, कि द रुक्स यानी जो परिंदा है वो बना रहा है घोंसला दरख्तों पर। कि इस नज़म में परिंदे दरख्तों पर अपने घोंसले बना रहे हैं। द रुक्स वर बिल्डिंग देयर नेस्ट्स ऑन द ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम, कि पोएम में से राइमिंग वर्ड्स को देखिए और उनको अपनी नोटबुक में लिखिए। राइमिंग वर्ड्स को हम ऑलरेडी इस पोएम में हाईलाइट कर चुके हैं। दोबारा से राइमिंग वर्ड्स को रीड करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स, टू और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड, कि ऐसे दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जिनके आखिर की आवाज़ या तो सेम हो यानी एक जैसी हो या फिर मिलती जुलती हो। जैसे इस पोएम द रुक्स, जिसके पोइट का नाम है जॉन यूफीमिया ब्राउन, इसमें राइमिंग वर्ड्स हैं हमारे पास स्प्रिंग सिंग, नाइट लाइट, ट्विग बिग, वेदर टुगेदर। आपने इन राइमिंग वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिख लेना है। वापस चलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को रीड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द थीम ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स, कि इस नज़म का मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में बयान कीजिए। द पोएम्स थीम इज अबाउट हार्ड वर्क, कि इस नज़म का मरकजी ख्याल है मेहनत करना। एज द रुक्स, जैसे कि ये कौवे, बिल्ड बनाते हैं देयर नेस्ट्स अपने घोंसले, कि इस नज़म का मरकजी ख्याल मेहनत है। जैसे कि हमने इस पोएम में देखा कि रुक्स अपने घोंसले बना रहे हैं। वो अपने घोंसले कैसे बना रहे हैं? हमने रीड किया था कि वो बहुत मेहनत करते हैं और अपने घोंसलों को बड़ा और मजबूत बनाते हैं। द लास्ट 2 लाइन्स, जबकि आखिरी 2 लाइनों में रिमाइंड हमें ये याद करवाया गया है अस दैट, हमें, कि अनलाइकली बरक्स, नॉइजी शोर करने वाले, रुक्स कौवे या परिंदे, गुड चिल्ड्रन अच्छे बच्चे, स्पीक बोलते हैं, बाय टेकिंग टर्न्स अपनी बारी पर। और आखिरी 2 लाइनों में हमें यह बताया गया है कि शोर मचाने वाले कौओं के बरक्स अच्छे बच्चे हमेशा अपनी बारी पर बात करते हैं। तो हमने मरकजी ख्याल क्या पढ़ा कि नज़म का मरकजी ख्याल मेहनत करना है, जैसे कि हमने पढ़ा कि कौवे अपने घोंसले बनाते हैं। और आखिरी 2 लाइनों में हमने पढ़ा कि इसमें हमें याद दिलाया गया है कि शोर मचाने वाले कौवों के बरक्स अच्छे बच्चे हमेशा अपनी बारी पर बात करते हैं। द पोएम्स थीम इज अबाउट हार्ड वर्क एज द रुक्स बिल्ड देयर नेस्ट्स। द लास्ट 2 लाइन्स रिमाइंड अस दैट अनलाइकली नॉइजी रुक्स, गुड चिल्ड्रन स्पीक बाय टेकिंग टर्न्स। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेसन डज द पोइट गिव अस, कि शायर ने हमें इस नज़म में क्या सबक दिया है। और इस पोएम के पोइट का क्या नाम है? वो है जॉन यूफीमिया ब्राउन। द पोइट टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, शायर ने हमें अहमियत बताई है मेहनत करने की, टीम वर्क और टीम वर्क की, यानी कि कैसे ये कौवे इकट्ठे होकर अपने घोंसले बनाते हैं। एंड स्पीकिंग और बोलना, पोलाइटली आराम से या शाइस्तगी से, बाय टेकिंग टर्न्स अपनी बारी पर, कि शायर ने हमें मेहनत, टीम वर्क और बारी बारी से अदब से बात करने की अहमियत के बारे में सिखाया है। द पोइट टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, टीम वर्क एंड स्पीकिंग पोलाइटली बाय टेकिंग टर्न्स।
तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ वे ऑफ थिंकिंग टू क्रिएट न्यू आइडियाज। कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एक सोचने का तरीका है जिसमें नए ख्यालात पैदा करने के लिए जहन में मुख्तलिफ ख्यालात को जमा किया जाता है। इसमें लोग मुख्तलिफ ख्यालात पर गौर करते हैं ताकि किसी मसले का बेहतरीन हल तलाश किया जा सके। रीड द गिवन टॉपिक विद इट्स आइडियाज। आपको नीचे टॉपिक दिया गया है, हमने इस टॉपिक को रीड करना है और इसमें जो आइडियाज दिए गए हैं यानी जो मुख्तलिफ ख्यालात बयान किए गए हैं उनको हमने पढ़ना है। टॉपिक है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ अ क्लीन एनवायरनमेंट, कि खालिस या साफ माहौल की अहमियत। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास मेन टॉपिक है। अब इसमें हमें 4 आइडियाज दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो 4 आइडियाज हैं ये अलग अलग लोगों ने दिए हैं। ये आयशा ने दिया है, ये मुनज़्ज़ा ने, ये सिद्रा ने और ये सारा ने। यानी एक टॉपिक दिया गया है और उस पर मुख्तलिफ लोग इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं जिससे हमारे पास सॉल्यूशंस निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास हेल्दी लाइफ, कि सेहतमंद जिंदगी। यानी अब इस टॉपिक को हम इस टॉपिक के साथ रिलेट करेंगे। जैसे साफ माहौल हमें सेहतमंद जिंदगी गुजारने में मदद देता है। जब हमारा माहौल साफ होगा तो हम एक सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। साफ हवा और पानी और आलूदगी से पाक माहौल हमारी सेहत पर मस्बत असर डालते हैं और बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, जो कि है कंजर्व रिसोर्सेज, यानी वसाइल की बचत। अब एक साफ माहौल में हम वसाइल की बचत को कैसे मुमकिन बना सकते हैं कि एक साफ और सेहतमंद माहौल में हम कुदरती वसाइल को बेहतर तरीके से महफूज कर सकते हैं। जब हम अपने माहौल को साफ रखते हैं तो हम पानी, हवा और ज़मीन के वसाइल को ज़्यादा देर तक महफूज रख सकते हैं, जो कि हमारी बका और तरक्की के लिए अहम है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास लेस पोल्यूशन, यानी कम आलूदगी। अब हम इस पॉइंट को कैसे रिलेट करेंगे कि एक साफ माहौल में आलूदगी कम होती है जिससे हवा, पानी और ज़मीन की सफाई बरकरार रहती है। कम आलूदगी से ना सिर्फ हमारी सेहत बेहतर होती है बल्कि ये कुदरती माहौल की खूबसूरती को भी महफूज रखता है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास फ्रेश एयर, यानी ताज़ा हवा। कि साफ माहौल में हमें ताज़ा हवा दस्तयाब होती है जो हमारी सेहत के लिए मुफीद है। ताज़ा हवा सांस लेने से जिस्म को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और तवानाई में इजाफा होता है। अब ये तमाम पॉइंट्स जो हैं ये मिलकर एक साफ और सेहतमंद माहौल को यकीनी बनाते हैं जो हमारे और आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास एक मेन टॉपिक था, उसमें हमने डिफरेंट आइडियाज़ को इकट्ठे करके उस टॉपिक को कंप्लीट किया। नीचे हमारे पास इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। मेक अ माइंड मैप अबाउट हाउ टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन इन योर नोटबुक। अब हमने इसी तरह का एक माइंड मैप बनाना है और उसमें हमारा मेन टॉपिक होगा वेज टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। हम भी इस टॉपिक को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ways to keep our environment clean। अभी हमारे पास मेन टॉपिक हो गया है। अब हम इसके इर्द गिर्द ऐसे ही बबल्स बनाएंगे और उसमें अपने आइडियाज लिखेंगे कि हम अपने माहौल को कैसे साफ रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे टू रिड्यूस वेस्ट, कि हम कूड़े क्रिकेट को कम करेंगे तो इससे हमारा माहौल साफ रहेगा। टू अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक, कि हम प्लास्टिक के इस्तेमाल से दूर रहें। टू थ्रो द ट्रैश इन बिन, कि हम कूड़े को कूड़ेदान में फेंकें। टू सेव वाटर, कि हम पानी को महफूज रखें। टू सेव
एनर्जी। हम तवानाई को महफूज रखें। अब हम एनर्जी को सेव कैसे रख सकते हैं? टू टर्न ऑफ लाइट्स, कि जब हम अपने रूम या क्लासरूम से बाहर निकलें तो हमें चाहिए कि हम लाइट्स को ऑफ कर दिया करें। इसी तरह टू यूज एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स, यानी हम एनर्जी सेवर्स यूज करें तो इससे हमारे पास जो एनर्जी है इसको हम सेव रख सकते हैं। प्लांट ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाकर अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, जंगलात के कटाव को रोकने से टू कीप द एयर क्लीन, हवा को साफ सुथरा रखकर। अब हम हवा को साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं कि हम हार्मफुल केमिकल्स का यूज कम करें और हम स्मोक को अवॉइड करें, यानी ऐसी व्हीकल्स जिनसे बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है हम उन व्हीकल्स को रिपेयर करें। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास मेन टॉपिक था वेज टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, कि वो तरीके जिनसे हम अपने माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए हमने इसमें आइडियाज़ को इकट्ठे किया और इस तरह से हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने फर्स्ट पॉइंट रीड किया टू रिड्यूस वेस्ट, कि हम गंद को कम करें। टू अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक, हम प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करें। टू थ्रो द ट्रैश इन बिन, कि हम कूड़े को कूड़ेदान में फेंकें। टू सेव वाटर, हम पानी को बचाएं। टू सेव एनर्जी, कि हम तवानाई को बचाएं। और इसको हम कैसे बचा सकते हैं कि हम लाइट्स को ऑफ करें और हम एनर्जी सेवर्स का इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 6 टू प्लांट मोर ट्रीज, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। टू अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, जंगलात के कटाव के अमल को हम रोक दें, यानी जो दरख्त हैं उनको हम महफूज रखें और मज़ीद और दरख्त लगाएं। और पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास टू कीप द एयर क्लीन, कि हम अपने हवा को साफ रखें। और हम अपने हवा को कैसे साफ रख सकते हैं कि हम हार्मफुल केमिकल्स के इस्तेमाल को कम करें और स्मोक को अवॉइड करें, यानी ऐसी व्हीकल्स जिनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है उन व्हीकल्स को हम रिपेयर करें। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। अब रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइम टू थिंक, ज़रा सोचिए। रीड द डिफरेंट वेज टू सेव द एनवायरनमेंट ऑन द इंटरनेट, कि इंटरनेट पर ऐसे मुख्तलिफ तरीक़े पढ़ें जिनसे हम अपने माहौल को साफ रख सकते हैं। शेयर देम विद योर क्लासमेट्स, और फिर इनको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। वेज टू सेव द एनवायरनमेंट, इसको हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। यहाँ पर ये हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने माहौल को साफ सुथरा रख सकते हैं। मैं इन पॉइंट्स को आपको दोबारा से रीड करवा देती हूँ। आपने इन्हीं पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिखना है और अपने क्लास फेलोज के साथ इसको शेयर करना है। वेज टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, to reduce waste, to avoid using plastic, to throw the trash in the bin, to save water, to save energy, to plant more trees, to avoid deforestation, to keep the air clean. यहाँ पर हमारा टाइम टू थिंक का पोर्शन एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। Discuss the expected answers to the given questions and ask students to write them in their notebooks. अब ये बात की जा रही है क्वेश्चन आंसर्स की, कि बच्चों के साथ इन क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए और बच्चों से कहें कि इनके आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखें। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, कलेक्टिंग आइडियाज़, कि बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो टॉपिक है ये समझाएं, जिसका मतलब है कलेक्टिंग आइडियाज़ यानी मुख्तलिफ ख्यालात को इकट्ठे करना। टू स्टूडेंट्स, बच्चों को बाय आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस, उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछकर। अबाउट हाउ टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, कि हम अपने माहौल को कैसे साफ रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 8 पॉइंट्स बताए हैं। आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में मज़ीद पॉइंट्स बताएं कि हम अपने माहौल को, हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे साफ रख सकते हैं। यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। इसके साथ ही हमारा ये पोर्शन रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड होता है। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें हमने यूनिट नंबर 11 द रुक्स के ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे।
जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।